फिल्म का नाम एमपी का चुनावी संग्राम। प्रोड्यूसर बीजेपी कांग्रेस। मुख्य कलाकार शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, वीडी शर्मा, दिग्विजय सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, रणदीप सुरजेवाला, कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर गोविंद सिंह। निर्देशक मध्य प्रदेश की जनता। इस फिल्म में मध्य प्रदेश की सियासत के सारे बड़े चेहरे अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। भाई, फिल्म है तो फिल्मी अंदाज भी होगा और डायलॉग भी। 12 मसाले की चाट जैसे मध्य प्रदेश की चुनावी फिल्म में शोले का असर जमकर दिखाई दे रहा है। ये शोले के जय वीरू हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ होती क्योंकि भाजपा गब्बर सिंह है, पर गब्बर सिंह कभी जय वीरू को डरा पाया? तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुरजेवाला फिल्म में जय वीरू को हीरो बताने उतरे तो शिवराज सिंह और उनकी टीम ने कांग्रेस के जय वीरू को लुटेरा बताने में देर नहीं की। जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। फिल्म आगे बढ़ी तो जय वीरू के बचाव में कांग्रेस ने मैदान संभाला और बीजेपी को गब्बर गैंग बता दिया। तो बीजेपी ने फिल्मी स्टाइल में कहा कि शुरुआत उन्होंने की थी, खत्म हम करेंगे। ऐसा है, ये गब्बर गैंग है और इस गब्बर गैंग में, भाजपा के गब्बर गैंग में कंपटीशन है। कालिया कौन है, सांभा कौन है। अब और कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे। संभालने के लिए उनके प्रभारी ने जय वीरू की संज्ञा दे दी। ये नहीं बताया जय कौन है और वीरू कौन है। राजनीति में जो खेल शुरू करता है उसको बंद करने का अधिकार नहीं है। खेल आपने शुरू किया है, बंद तो हम करेंगे ना। बात यहाँ भी खत्म हो जाती तो गनीमत थी। फिल्म में महाराज की एंट्री हुई। उन्होंने किसी मजे हुए अभिनेता की तरह जय वीरू की धुलाई शुरू कर दी। और इस जोड़ी की एक का एक ही लक्ष्य है, जब इनको कुर्सी दिख जाता है आंखों में चमक आ जाती है। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। देखा आपने कैसे फिल्मी हो रही है मध्य प्रदेश की सियासत। सिंधिया ने भले ही मजाकी अंदाज में कहा हो कि ये पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन ये खाली सच है। तो बस इंतजार कीजिए जनता के फैसले का। वही तो तय करेगी किसकी अदाकारी उसे पसंद आई है। फिलहाल आप फिल्मी हो रहे चुनाव का मजा लीजिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। बंसल न्यूज के सवाल। पहला सवाल, नेताओं के फिल्मी किरदारों से तुलना के पीछे मकसद क्या है? दूसरा सवाल, चुनावी घमासान में निगेटिव कैरेक्टर्स की ही चर्चा क्यों है? तीसरा सवाल, नेताओं के बीच छिड़े फिल्मी संग्राम का वोटर्स के मन पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चुनाव फिल्मी है। चुनाव फिल्मी क्यों है साहब? चुनाव तो मुद्दों पे होना चाहिए, चुनाव तो जनता के दुख दर्द से जुड़ना चाहिए। चुनाव में ये चर्चा क्यों होनी चाहिए? हमारे एक बड़े बुजुर्ग राजनेता से चर्चा हो रही थी, वो भी बड़े दुखी नजर आए और उनका ये भी कहना था कि चुनाव में जब से एजेंसीज की एंट्री हुई है तब से इस तरह के जुमले जो है, ऐसा लगता है कि कोई बॉलीवुड का स्क्रिप्ट राइटर जो है हमारे नेताओं को स्क्रिप्ट लिख कर देता है। बात सही है भाई, ज़माना है कपिल शर्मा जी के शो की तरह, स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह हंसाने का। आप सभा में जब जाते हैं तो एजेंसी का एक व्यक्ति मेरी तरह टाई वाई लगाए, कोट लगाए हुए आता है कि सर इट इज़ ऑल सेट सर, देयर इज़ नो इशू सर,
आप जाएंगे ना सर, लाफ्टर ही लाफ्टर मिलेंगे सर आपको। पहले मुद्दों पर बात होती थी, एक कक्ष में बैठते थे बड़े नेता, गंभीर नेता, तमाम तरह की बातें होती थी। फिल्मों का कभी कभार जिक्र होता था, वो भी बहुत गरिमा से कभी महत्वपूर्ण हो जाता था। लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिन पर, और आप देख ही रहे हैं कि रमेश सिप्पी, हम तो कह ही रहे हैं मजाक में कि उन्हें शायद फिर एक बार शोले का तीसरी बार रीमेक बनाना पड़े। 2 बार तो बन चुका है शोले का रीमेक। लेकिन ये चीज़ें चिंतित भी करती हैं। जब आप ये सोचते हैं कि ऐसे जुमले गढ़ें जिन जुमलों के ज़रिए आप जनता को बहुत जल्दी हंसा सकें, तो कई बार आप मुश्किल में भी पड़ते हैं। और फिल्मी डायलॉग, फिल्मी संवाद थोड़ी देर के लिए खुश करते ज़रूर हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ते हैं। इम्पैक्ट छोड़ती है आपकी वो गंभीर बातें, जो गंभीर बातें। तो कई बार ऐसा भी मन करता है कि कुछ गाइडलाइन चुनाव प्रचार में खुद राजनीतिक दलों को तय करनी चाहिए कि वो तुकबंदी वाली चीज़ें यहाँ नहीं करेंगे। थोड़ा हंसने हंसाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे अच्छे हास्य कवि हैं, अच्छी कविताएं हैं हमारे पास, अच्छे व्यंग लेखक हैं। हरिशंकर परसाई हैं जो कहते हैं जो आदमी लकड़ बग्गे की हंसी हंसे उसे गोली मार देनी चाहिए। कितनी सख्त बात है सर। फिर शरद जोशी जी हैं, राग दरबारी जैसे अद्भुत उपन्यास हैं कि नैतिकता एक तिपाही है, जब ज़रूरत पड़ती है तो उस पर नैतिकता की चादर बिछा देते हैं, बाकी हटा देते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर हम समाज को हल्की चीज़ों की तरफ ले जाएंगे, और कल अगर और हल्का हो गया चुनाव, तब तो फिर आप ये भी गाने लगेंगे कि मैं उन गानों को तो अपनी ज़ुबान पे भी नहीं ला सकता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं, इन चीज़ों को थोड़ा हंसने हंसाने के लिए ठीक है, लेकिन अब चुनाव अपने महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है, तो अपेक्षा यही है कि आप गंभीर मुद्दों पर आइए। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो भी दोनों एक गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं। सबसे पहले मिलिए फिरोज़ सिद्दीकी साहब से। जी, फिरोज़ सिद्दीकी साहब, बहुत इस्तकबाल करता हूँ आपका, स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं बीजेपी के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही जुड़ेंगे हमारे साथ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। चैतन्य जी, सबसे पहले एक टिप्पणी आपकी हम लेते हैं इस विषय पर। जैसा हमने कहा कि अभी भी मुद्दों पर ये चुनाव पूरी तरह से नहीं आया है। पहले ये घोषणाओं पर गया, बड़ी बड़ी घोषणाएं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से हुई और उन घोषणाओं ने एक माहौल बनाया। उसके बाद फिर ये घोषणा, दोनों का मैनिफेस्टो आया, उसमें भी बड़ी बड़ी घोषणाएं थीं। उसके बाद भी राजनीतिक दल अभी शायद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचे। बीजेपी विकास को लेकर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस इसको लेकर अभी शायद थोड़ी अधिक उलझन में प्रतीत होती है कि वो किन मुद्दों को लेकर, कभी करप्शन की बात आती है, कभी किसी और मुद्दे की बात आती है और कभी जय वीरू की बात आ जाती है। बहरहाल, आप ओवरऑल इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? जी देखिए शरद द्विवेदी जी, ये जो चुनाव हो रहा है, ये इसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसे मुद्दे ला रही हो जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। तमाम मुफ्तखोरी की घोषणाएं हो रही हैं और अब तो फिल्मों पे पहुंच गया है। कोई किसी को गब्बर सिंह कह रहा है, कोई जय वीरू की अपनी जोड़ी बता रहा है। अब उसमें पता नहीं है कि बसंती कौन है, रामू कौन है, ठाकुर कौन है, धन्नो कौन है, मौसी कौन है। मुझे तो लगता है कि रामू जनता है जिसके ऊपर पूरा बोझा है, और ये तमाम नेता। और दूसरी बात ये है कि ये जो राजनेता होते हैं, इनमें जन्मजात अभिनय क्षमता होती है। तमाम तरह के राजनेता जो फिल्मों से आए हैं, चाहे वो एनटी रामाराव हो, चाहे जयललिता हो, चाहे रजनीकांत हो, तो लेकिन उनको तो डायरेक्टर निर्धारित करता था कि आपको किस तरह की एक्टिंग करना है। लेकिन ये राजनेता जो है, ये खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही एक्टर। तमाम तरह के अभिनय इनको आते हैं। मुझे तो लगता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो या फिल्म फेयर का पुरस्कार हो, परमानेंट इन राजनेताओं को दे देना चाहिए, क्योंकि ना अमिताभ बच्चन इनके सामने कहीं लगता है, ना दिलीप कुमार लगता है, ना कोई लगता है, क्योंकि इतना अभिनय इनको आता है। कहाँ पे कैसा अभिनय करना है, ये तमाम राजनेता बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप देखिए कि कोई किसी को जय वीरू की जोड़ी बता रहा है, अब उसमें राम लखन की भी जोड़ी है, एक मुन्ना सर्किट की जोड़ी भी है, एक याराना के किशन विशन की भी जोड़ी है।
अब उनको किस तरह से परिभाषित किया जाएगा एक दूसरे के प्रति, ये देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दों पे सबसे बड़ी चीज जो है वो है डेवलपमेंट और उद्योगों की स्थापना। अब मध्य प्रदेश में आप देखिए कि जो एक इंदौर को छोड़ दें हम, तो तमाम जो शहर हैं वो बेरोजगारी के कारण बहुत परेशान है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है उद्योगों की स्थापना ना हो पाना। आप देखिए महाकौशल हमारा बहुत संपन्न है, चाहे वो खनिज से हो, डोलोमाइट हो, संगमरमर हो, जी। वनों की संपदा हो, लेकिन कभी कोई उद्योग लगाने की स्थिति नहीं जी है। हाँ। और इसके कारण जबलपुर जैसा जो महाकौशल का हृदय स्थल है वो एक बूढ़े और रिटायर्ड लोगों का शहर बन के रह गया है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ लिख के तैयार हो रहे हैं उनके पास पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की ये छोटी छोटी बातें, देखिए राजनीति का स्तर तो गिर गया है, तो आप भी स्वीकार करते हो और मेरे ख्याल से दोनों जो हमारे प्रवक्ता है वो भी इस बात को स्वीकार करते होंगे कि राजनीति का जिस तरह से स्तर गिरा है वो वास्तव में चिंतनीय है। और इस बारे में राजनेताओं को सोचना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को भी सोचना चाहिए। दूसरा, जो मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं वो लोगों को अकड़मंद बना रही जी है। आप उनको रोजगार दीजिए ना, आप जी, तमाम मैं तरह के आता हूँ रोजगार भट्ट साहब। जी, जी मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, लेकिन जी आप कुछ, मुझे क्षमा सहित, आप कुछ अधिक हार्श हो गए। थोड़ा हंसी मजाक भी चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा ठीकरा राजनेताओं के सर फोड़ दें। ये एक, मुझे लगता है, इक्विटी पार्टनरशिप है जनता और राजनेताओं के बीच। और एक बड़ी पुरानी कहावत भी है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसा जनता की भूमिका है, और दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट भी करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और परिवर्तन करना है तो ये जनता की तरफ से आना चाहिए। जैसे हम अब टीवी के लिए कहते हैं कि जिनके हाथ में रिमोट है वो क्या देखना चाहते हैं, फिर आप कोसते क्यों हैं कि अपराध अधिक दिखाया जाता है, ये अधिक दिखाया जाता है। रिमोट तो आपके हाथ में है। जनता क्या सुनना चाहती है? अगर सभाओं में ये स्वर आने लगे, जय वीरू नहीं चलेगा, मुद्दे पर आइए, लेकिन नहीं आती है आवाज़, तो इसके लिए कौन दोषी है? राजनेता? चलिए फिरोज सिद्दीकी साहब। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है एक नए नए गिमिक चाहिए मुद्दों पे टर्न करने के लिए। बहुत दिन तक वो धार्मिक मुद्दों पे रहे, फिर किसी मुद्दे पे रहे। आज की दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दा उपलब्धि को लेके, किसी बात को लेके वो चुनाव मैदान में आ जाए, कहीं नैरेटिव सेट कर ले। आप कांग्रेस की जहाँ तक सवाल है, देख, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को 50% कमीशन की सरकार बताया। एक, हमने इनकी जितने भी इनकी आक्रमण नेताएँ हैं, जो इन्होंने जो धांधलियाँ की हैं, जो विकास नहीं हुआ, जो प्रदेश की परेशानी है, उनकी चर्चा की। लगातार हम करते रहे और हम 15-16 तारीख को अपना वचन पत्र लाए और स्पष्ट हमने जनता के सामने बताया कि हम अगर अपनी सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। और गारंटीज तो हम बहुत पहले से दे रहे हैं। प्रियंका गांधी जी आई थी, वही गारंटीज दे के गई। और नारी सम्मान योजना जो है वो तो कांग्रेस की थी, जिसको उन्होंने लाडली बहना बना के लोगों के हमारा मुद्दा छीन लिया और आगे शुरू हो गए। तो ये जो स्थिति है, कांग्रेस जो है, हम मुद्दे को बिल्कुल सेंट्रिक रख के कि हम जनता को दोनों बात बता रहे हैं, नेगेटिव कैंपेन भी कर रहे हैं, पॉजिटिव कैंपेन भी कर रहे हैं कि ये आपकी दिक्कत है, इसका निदान ये है, और वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप कमल, और हमारा चेहरा कौन है? वो कमलनाथ जी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 12 मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में। हर क्षेत्र में कहीं चले जाओ, लोग जो हारता हुआ कैंडिडेट है जो उसको कार्यकर्ता बता देते, भैया ये भी मुख्यमंत्री बन सके, तुम तो जाए ठोक दो एक वोट। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की है। जय वीरू की जहां तक बात थी, किसी पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि ये दोनों अलग अलग है, तो रणदीप सुरजेवाला जी ने ये कहा कि नहीं, इन दोनों की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी है। फिर कूद गई भारतीय जनता पार्टी कि साहब वो जय वीरू कौन है? गब्बर, अपने आप को ही गब्बर उन्होंने घोषित कर लिया। तो अब आज भी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो पटवारी घोटाले पे की थी कि किस तरीके से सरकार को ये जानकारी थी पटवारी घोटाले की, उसके बाद भी परीक्षाएं जारी रहीं और इस पर आज तक ना आयोग बना, ना किसी को कोई एक आदमी जेल गया, ना जांच हुई, ना रिपोर्ट आई। तो हम तो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किसी पत्रकार ने सवाल कर लिया कि साहब वो अपने आप को जय वीरू बता रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया ये गब्बर गैंग है, एक सांबा है, एक कालिया है, एक जो भी है, उन्होंने वो उस पर चर्चा की। तो कांग्रेस का ये नैरेटिव नहीं है, ना कांग्रेस का ये कोई मुद्दा है। जय वीरू उन्होंने इसलिए बोला कि लोगों का एक फिल्मों पे बड़ा
लोगों के ऊपर भारत में फिल्में बहुत देखी जाती हैं, उसका बड़ा प्रभाव है फिल्मों का, और जी। लोग उस तरीके से चीज़ों को समझते भी हैं, तो इसलिए उन्होंने जय वीरू की बात की। और ये हमारा कोई मुद्दा तो है नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने आप को कभी जय वीरू बता रही है, कभी गब्बर बता रही है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है। चलिए मिलन जी। देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, फिल्मी अंदाज में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और किरदार अपना जनता के समक्ष रख रही है, वो भी वो शख्स जो जनता को राक्षस कहता है, इन्हीं के प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला। वो हरियाणा और पंजाब में किस प्रकार से जनता को, देश की जनता को राक्षस कह देते हैं और खुद ही श्राप दे देते हैं। तो मध्य प्रदेश में जब उनकी गंभीरता से आप अपेक्षा करेंगे तो वो फिल्मी किरदार की तरह ही दिखेंगे। अब चूंकि चुनाव है तो उसमें जिस अंदाज से उन्होंने जय वीरू कहा और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की लड़ाई पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है कि टिकटों को बिगवाली से लेके बंटवारे के बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेताओं ने ही आरोप लगाए कि यहाँ तो टिकट बेचे जा रहे हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के कुर्ते फाड़ने की बात की और खुले मंच से जब दोनों में अंतर्कलह सामने आई तो बहसबाजी तो इनके मंच पे हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई। आप एक दूसरे के कुर्ते फड़वा रहे हैं, कुर्ते फाड़ते फाड़ते गाली गलौज भी हो रही है, खुलेआम आपके ही कार्यकर्ता पीसीसी में घुसकर आपके नेताओं के पोस्टरों पे चप्पल मार रही है। अच्छा शोभा देता है क्या? इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? आप ही के नेता दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के बीच चुनाव में पीएफआई का समर्थन करके कहते हैं कि नहीं, आतंकी नहीं है साहब, आतंकियों को सर्टिफिकेट आप कांग्रेस पार्टी बांटेगी। ये मुद्दा हमारा लाया हुआ है क्या? फिर आप ही के विधायक एक रवि जोशी किस प्रकार की बात करते हैं, दंगाइयों को सर्टिफिकेट देते हैं और कानून से बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी बिटिया आतंकियों को श्रद्धांजलि देती है। तो ये लगातार तो आपकी तरफ से आ रही है। फिर बात को तो करना हो साहब, सत्ता पक्ष में हम है, कानून व्यवस्था हमारे हाथ में, तो हम तो चर्चा करेंगे क्योंकि जनता ने हमें विश्वास मत दिया, अभिमत दिया, सरकार चलाने की बात दी। आप तो ये बताइए कि 50-55 वर्ष आप सरकारों में रहे, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में आप लंबे समय रहे, आप उपलब्धियों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे तो अपेक्षा की जा रही, आप चर्चा करिए ना साहब, जनता के हित में बात करिए। लेकिन जय वीरू, पीएफआई का समर्थन करना, फिर सनातन को एड्स कैसे कह देते हैं साहब आप? ये किसने कहा कि सनातन को एड्स? आपके ही लोग कह रहे हैं ना साहब। और फिर आप हिंदुओं को आतंकी कह देते हैं, कभी कभी भगवा को बलात्कार कह देते हैं। तो लगातार प्रहार तो आपकी तरफ से आ रहा है। और आप फिरोज भाई जिस मीडिया विभाग से आते हैं, आप ही के अध्यक्ष ने अभी पिछले 5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें प्रभु श्री राम मंदिर का विरोध किया। और बाबरी ढांचा जिसने कोर्ट ने कहा कि ढांचा है, उसको आप मस्जिद कह के शहीद का दर्जा दे रहे हैं। तो विवाद तो आप पैदा कर रहे हैं, आप धर्मों में गुटबाजी कर रहे हैं। आप लड़ाई हो कहां रही? मध्य प्रदेश के विकास में बात कहां कर रहे हैं? आप ही के लोग तो मुद्दे दे रहे हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे सवाल, और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से पूछ रहे हैं। जनता इत्तेफाक उनसे रखती है जो उनको स्वीकार करती है, उनको छूती है, उनकी जो बात करता है। हम कितना भी साज लाग लपक लट के बात कर दें, यदि जनता से उस बात का इत्तेफाक नहीं है तो जनता कैसे स्वीकार करेगी? और ये स्वीकारता अस्वीकारता की लड़ाई है। बट हम जनमत को लेकर, हमें यदि जनमत मिला है तो हमने विकास किया, हम विकास को लेके आगे बढ़े। आप लेकिन नकारात्मक नैरेटिव सेट करके मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश के विकास को अपमानित कर रहे हैं। चैतन्य जी, मुद्दे जो हैं, लोगों से जुड़े मुद्दे, हमने 2003 का भी चुनाव देखा है। जिस चुनाव में अगर बात थी तो सिर्फ सड़क की थी, बिजली की थी, पानी की थी, डेवलपमेंट की थी। एक ऐसा चुनाव था जो एक क्लासिक एग्जाम्पल था मध्य प्रदेश के लिए। और इसीलिए इन तीनों सेक्टर्स में आप उस चुनाव का एक सकारात्मक इम्पैक्ट आप देखेंगे। आप उसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों को भले ही आप पीछे कर दें, लेकिन आप ये देखेंगे कि 2003 के उस चुनाव का इम्पैक्ट ये हुआ कि आज मैं भी मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते ये कह सकता हूँ कि हम वेल कनेक्टेड हैं सड़कों से। हमारे पास आज सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं। और इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बिजली में आज आप, अभी मैं खुद ही देख रहा था कि हम इस बार रिकॉर्ड शायद 4-5 दिन के भीतर ही 22-23 हज़ार मेगावाट प्रोडक्शन की तरफ और ज़रूरत की तरफ बढ़ जाएंगे। इसका कारण मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस उसके लिए दोषी थी या बीजेपी, उसके लिए पूरा श्रेय बीजेपी का है, लेकिन निश्चित तौर पर यह श्रेय बीजेपी का है कि उस चुनाव में सिर्फ एक मुद्दा था कि साहब आप जनता को सड़क, बिजली, पानी दीजिए। यानी जब किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, कांग्रेस को भी ये रिट्रोस्पेक्शन है, बीजेपी के लिए भी आत्मनिरीक्षण है कि आप ये तय करिए कि आप 2023 से 28 का मध्य प्रदेश कैसा देने वाले हैं।
आईआईटी होंगे मध्य प्रदेश में? क्या हमारे पास आईटी पार्क्स होंगे? तमाम चीजें क्या क्या लगता है आपको? आखिर ये चुनाव अब बचे हमारे पास 12-15 दिन हैं, कैसे लौटे उसकी तरफ? जी देखिए शरद जी, अब तो ये लौटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2003 और 2023 से बहुत फर्क है। इस बीच जिन लोगों ने भी 2003 के बाद से चुनाव देखे हैं, उनने राजनीति का स्तर गिरते हुए देखा, और जो नया वोटर है उसको लगता है कि ये जो जय वीरू और करण अर्जुन वाली ही राजनीति चलती, क्योंकि उसको पुरानी राजनीति के बारे में जानकारी नहीं। दूसरी बात जो आपने उठाई थी कि राजनेताओं को आप दोष दे रहे हो, जनता क्यों नहीं उसको मना करती? जनता की हैसियत क्या है? जनता के सामने कोई विकल्प नहीं, या तो भारतीय जनता पार्टी को चुने या कांग्रेस को चुने। जब दोनों इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते? उसका एक काम, 5 साल में उसको एक बार मौका मिलता है अपनी सरकार चुनने का, उसके बाद 5 साल तक वो किसी काम का नहीं रहता। फिर जो सत्ता में रहता है वो अपने हिसाब से काम करता है। जनता के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें जो 2003 की आप बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे पानी, सड़क, बिजली, मकान या रोजी रोटी, इन तमाम चीजों पर निर्भर थी। लेकिन आज की राजनीति उस पर निर्भर नहीं। डेवलपमेंट की बात मुझे लगता नहीं कि कोई करता है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम विकास करेंगे। ये बात सही है कि सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, बिजली 24 घंटे मिल रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन जो भी सरकार रहती, अगर चाहे कांग्रेस की रहती, तो वो भी ये करती। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 15-17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो कांग्रेस भी होती तो हो सकता है कि 50% होता डेवलपमेंट, लेकिन होता, क्योंकि किसी भी सरकार को अगर समय मिलता है तो वो डेवलपमेंट करती है जितना भी हो सकता है उससे। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी वाला मसला है, जो आपका गांव में बेरोजगारी है, शहर में कम है मेरे पास भट्ट साहब, उन तमाम चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मिलन जी, मैं आता हूं आपकी तरफ, बहुत कम समय है जी। फिरोज साहब, जल्दी से एक क्विक कमेंट। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम ऐसे मुद्दे उछाल रहे हैं। आज हमने पटवारी घोटाले का मुद्दा उछाला, क्यों आपके नेताओं ने जवाब नहीं दिया? 60 रुपए किलो प्याज की जो है हमने मुद्दा उछाला, आपके नेताओं ने क्यों जवाब नहीं दिया? इजराइल की कंपनी को आपने ठेके दिए नर्मदा के और वो पैसे खा के भाग गई, नर्मदा सफाई के, आप लोगों भारतीय जनता पार्टी ने क्यों जवाब नहीं दिया? ये जय वीरू, गब्बर, श्री राम का मंदिर, पीएफआई, दंगाई, ये मुद्दे उठाई इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपने जनता की जेब काटी है और अब आपके पास जवाब नहीं है। अब आ जाइए, अब आप इंडस्ट्रियल एरिया पे बात करिए। 70 मॉडल कारों के आते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सी बनती है? चलिए बताइए जल्दी से, नहीं बता पाएंगे आप। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया हम बना के गए, बीर सिंहपुर पाली, जितने भी डैम है वो सब हमने बनाए, बीओटी बेसिस जितनी रोडें हैं सारी बेच डाली इन्होंने रोडें, और हर रोड पे चलने का पैसा लगता है और कहते हैं ये डेवलपमेंट हमारा। शरद जी, आपके शो में सबसे जो मुख्य बात मुझे लगी और दिल को छू गई कि निर्देशक के रूप में आपने जनता को उसमें जो नाम डाला है, तो ये बात तय है कि जनता ही निर्देशक है और जनता ही तय करेगी कौन हमारा किरदार निभाएगा और किस रूप में निभाएगा। तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही भारत है, और भारत में चुनाव है। तो चुनाव में हम जब जाते हैं तो जनता के बीच से निकल के ही नेतृत्व तैयार होता है, जनता के बीच से निकल के ही दल तैयार होते हैं, और फिर दल तय करते हैं कि इस विचार को हमको अभिमत के रूप में स्वीकार कराना है, और जनता के बूथ से ही निकल के जनप्रतिनिधि निकलते हैं। तो ये तो अलग बात हो गई कि जनता को किस प्रकार से आप मूर्ख बना चाह रहे हैं, और जनता के साथ क्या हो रहा है। यदि जनता ने हमको 4-4 बार अभिमत दिया है तो बहुत जागरूकता के साथ दिया है साहब, और आप झूठी बातें करते रहिए, प्रपंच रचते रहिए कि फला घोटाला, ठेका घोटाला। आप क्या कर रहे हैं? आपका सारा नेतृत्व 420 केस में जमानत पर चल रहा है साहब, चाहे प्रदेश का हो या देश का आपका नेतृत्व, उस पर सफाई नहीं देंगे आप। लेकिन जनता के साथ जो खिलवाड़ आप विकास के साथ करते आए हैं वो नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले चैतन्य भट्ट साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े फिरोज सिद्दीकी साहब और मिलन भार्गव जी। कुल मिला के साहब लुब्बे लुआब तो यही है कि लोकतंत्र का ये जो शो है, हमारा अद्भुत शो है, ये जारी रहे और निर्देशक का तत्व जनता के पास ही रहे। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये जनता ही है जो करेक्ट भी करती है, करेक्शन भी करती है। डेमोक्रेसी में सरकारें पलटती भी है और सरकारों को बरसों बरस रिटेन भी करती है। तो ये निर्देशक जब तक प्योर रहेगा, परफेक्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा, तब तक हमारी सरकारें भी प्योर, परफेक्ट और करेक्ट रहेंगी। क्योंकि जैसे एक निर्देशक अच्छे डायरेक्शन से गुणवत्तामूलक फिल्मों का निर्माण करता है, वैसे ही एक अच्छी जनता, एक
बुद्धिमान जनता वो अपनी सरकारों को बहुत बुद्धिमता से चुनती है और लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत करती है। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन। नमस्कार।